वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड की एग्जामिनेशन आपके बहुत नज़दीक है। तैयारी मजबूती के साथ आप कर रहे हैं और एचआर सर की क्लास भी आप लोग देख रहे हैं। टॉपिक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सर हमारे को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या ये क्वेश्चन हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और क्लास को शेयर ज़रूर कर दें जिन जिन स्टूडेंट्स को इनकी आवश्यकता है। आज की क्लास में रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में चैप्टर 3 हम लोग रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में आज के जो हमारे टॉपिक हैं, प्रश्न हैं जो बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से हैं भैया। एक, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं या किस प्रकृति के होते हैं, ठीक है। दूसरा, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की होती है। लिखिए, 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया। या ऑब्जेक्टिव आएंगे ना तब आपको टिक लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म अपन रीड कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं रासायनिक गुणधर्म भैया। ये देखिए आप, रासायनिक गुणधर्मों में अपन पढ़ेंगे धातुओं का वायु में दहन, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु लवणों के साथ धातुओं की अभिक्रिया, अन्य धातु लवण जो है ना उनकी धातुओं के साथ अभिक्रिया। और फिर इसी में हम लोग रीड कर रहे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये कुछ प्रश्न हैं जो आज की क्लास में आपको क्लियर करवाएंगे, आपको याद करवाएंगे, दिमाग में बैठा देंगे। क्लास को ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है। तो ध्यान से क्लास को अपना माइंड एकदम सेट कर लीजिए कि हमारे को याद करना है इन प्रश्नों को। तो देखिए, शुरू करेंगे भैया। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछ ले कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना किस प्रकृति के होते हैं, तो आप ये बताएंगे धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं भी समझेंगे अपन भैया। क्षारीय प्रकृति के, 1 नंबर का प्रश्न, 1 शब्द का उत्तर। किस प्रकृति के? धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। दोनों की राशि मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति। समझिए, 1-1 नंबर के प्रश्न हैं और सिंपल सी बातें हैं। ये मत छोड़ देना कि ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे नहीं, इस बात को आप अवॉइड मत कर देना कि ये प्रश्न आएंगे नहीं। ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। कौन कौन से कि भाई धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम के पेपर में छप चुका है और आप लोग याद रखें, 1 नंबर का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। देखो, अम्लीय प्रकृति के हैं, इसकी राशि मिलती है अधात्विक। देखिए, अधात्विक ऑक्साइड अधात्विक अम्लीय प्रकृति के, फिर धात्विक बचा वो क्षारीय प्रकृति के कर देंगे। समझे बात को। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति, याद रखना। अब चलते हैं बच्चा, धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में पहला गुणधर्म आज की क्लास में हम लोग रीड करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। यहां से 1-1 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ज्यादा नहीं। 1-1 नंबर के प्रश्न आप लोगों से ये नहीं पूछेंगे धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होगा, नहीं बनेंगे तो एक ही शब्द का आंसर होगा धात्विक ऑक्साइड बनेगा, आप ये बताएंगे। लेकिन और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, ध्यान से देखिए कैसे। पहला टॉपिक क्या है, धातुओं का वायु में दहन। कहने का मतलब बच्चा क्या है कि कोई भी चीज अपन जब जलाते हैं ना तो उसको दहन कहते हैं। जैसे होलिका दहन, होलिका दहन, उसमें होलिका बनाते हैं अपन, है ना, और उसमें क्या है कंडे वगैरह वो डालते हैं, कुछ लकड़ियां वगैरह डालते हैं, फिर उसको अपन क्या करते हैं जलाते हैं। तो होलिका दहन हो गया, जलाते हैं। और जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर यह पूछ रहा है कि वायु में अगर धातुओं को जलाया जाए, ये लकड़ी वगैरह तो जलाते ही है, धातु जैसे लोहा वगैरह है, कॉपर वगैरह है, जिंक वगैरह है, लेड वगैरह है, सोडियम वगैरह है, पोटेशियम वगैरह है, इनकी वायु के साथ या इनको जब गर्म करते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या कि धातुओं का वायु में दहन, सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं जो होती हैं ना वह जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ बच्चा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। यानी कि उसको हम गर्म करते हैं तो वह किसके साथ अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी। तो सभी धातुएं क्या बनाती है, लगभग अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। अब आप लोगों का 1 नंबर का प्रश्न कापे मतलब पक्का हो गया है।
एक नंबर का प्रश्न कौन सा पक्का पक्का हो गया? आप लोगों के पूछेंगे गुरु एग्जाम में, प्रश्न बन करके आएगा कि धातुओं का वायु में दहन करने पर क्या होता है। अगर ये प्रश्न एक नंबर का आ जाए तो आप एक नंबर का उत्तर दे देंगे दो ही शब्दों में कि धातुओं का वायु में दहन करने पर धात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चा? धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो इस शब्द को याद कर लें। और धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसे समझेंगे भैया? धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? क्षारियों की क्षारीय प्रकृति होती है। तो अभिक्रिया से समझे, धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, धातु प्लस O2 क्या बन गया? धात्विक ऑक्साइड बन गया। एक नंबर का प्रश्न यहां पर बन गया है, धात्विक ऑक्साइड बन गया है भैया। अब क्या होगा? एग्जाम्पल दे रखें, कॉपर जो है ना वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। अपने देखा था ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये वही अभिक्रिया है। कॉपर जो होता है उसको हमने गर्म किया, कॉपर चूर्ण को, तो वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड की काली परत सट जाती है। फर्स्ट चैप्टर में अपने देखा था। तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड का मतलब कॉपर तो धातु और यह ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बच्चा? धात्विक ऑक्साइड। मतलब सॉरी, धातुएं क्या कर रही है भाई? कॉपर ऑक्साइड बना रही हैं, धात्विक ऑक्साइड बना रही हैं। कॉपर वायु के साथ अभिक्रिया की कॉपर ने और कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड अब प्रकृति क्या है? क्षारीय प्रकृति की होती है। कॉपर ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। ध्यान में रखना, क्योंकि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अब देखिए एल्यूमिनियम है, यह भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। संतुलित समीकरण है 4Al + 3O2 Al2O3 ये ध्यान में रखना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3। कब बना? जब एल्यूमिनियम को गर्म किया, तो गर्म करने पर इसने वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? पूछ ले भैया, कि आप लोगों से पूछ लेते हैं कि सर उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। 1+1 2 नंबर का प्रश्न आता है तो आप सिंपल सा बता देंगे बच्चा। क्या बताएंगे? जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है। जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है, उसे ही क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जिंक ऑक्साइड। जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है, वह है बच्चा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है बच्चा? देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। ये उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब समझ लेते हैं। समझेंगे कैसे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बना लेगा और जल बना लेगा। मतलब यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना रहा है? लवण व जल। ठीक है। इसका मतलब ये तो अम्ल है और लवण व जल बन रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया भाई? क्षार होगा। इसी प्रकार एल्यूमिनियम यहां पर क्या है? क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। क्षार के साथ अभिक्रिया करता तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। यह भी क्या है बच्चा? लवण। यह भी क्या है? लवण। और ये क्या बन गया? जल। इसका मतलब क्या है? यहां पर एल्यूमिनियम क्या बन गया? अम्ल बन गया भैया, क्योंकि अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तब लवण व जल बनते हैं। अब देखिए, दोनों की भांति व्यवहार कर रहा है। ऊपरी अभिक्रिया में तो ये क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, नीचे वाली अभिक्रिया में ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए क्या है बच्चा? उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या कहा मैंने? जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है, वह क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। समझ गए ना? इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न जरूर बनेगा। अब देखिए सोडियम के साथ, अब देखो सोडियम ऑक्साइड है, इसको अगर पानी में घोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया NaOH। इसी प्रकार K2O पोटेशियम ऑक्साइड है, इसको पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे 2KOH बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड
और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्या हैं? क्षार हैं। दोनों क्या है बच्चा? क्षार हैं। दोनों क्या हैं? क्षार हैं। इसका मतलब क्या है कि सोडियम ऑक्साइड क्या है? धात्विक ऑक्साइड। सोडियम धातु ही तो है बच्चा, धात्विक ऑक्साइड है। ये भी पोटेशियम है, ये भी धातु है, धात्विक ऑक्साइड है। धात्विक ऑक्साइडों को पानी में घोलते हैं तो क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब क्या है? धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि धात्विक ऑक्साइडों को जब जल में घोल लिया जाता है, धात्विक ऑक्साइडों को जब जल में घोल लिया जाता है तो वह क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं? क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक नंबर के, यहां से कोई भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। कौन कौन से हैं भैया? देखिए, नंबर फर्स्ट, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। एक समान दर से अभिक्रिया नहीं करती है। आपसे पूछ ले ट्रू और फॉल्स में कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ समान दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। दूसरी बात, सोडियम व पोटेशियम जैसी धातुएं हैं, सोडियम व पोटेशियम जैसी धातुएं ये वायु के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, ये प्रश्न एक नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या? कि सोडियम व पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम जैसी धातुएं जो होती हैं वायु के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं, वायु के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। सोडियम व पोटेशियम जैसी धातुएं वायु के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। खुले में रखने पर क्या पकड़ लेती है बच्चा? आग पकड़ लेती हैं। अब आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो क्या आंसर हो गया कि सोडियम व पोटेशियम जैसी धातुएं वायु के साथ, हवा के साथ खुले में रख देंगे तो वायु के साथ अभिक्रिया करेंगी, तो वायु के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि क्या करती हैं भैया? आग पकड़ लेती हैं। खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। अतः इन सोडियम व पोटेशियम धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए, अचानक कहीं आग नहीं लग जाए, तो इनको खुद को सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए इनको केरोसिन तेल में डुबोकर मार दिया जाता है। मारा नहीं जाता, रख दिया जाता है। प्रश्न बहुत बढ़िया पूछ लेते हैं कि सोडियम व पोटेशियम धातुओं को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। आंसर आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? फैक्ट, कि सामान्य ताप पर जो है ना, ये धातुएं मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक व लेड, इनकी ये कमरे में पड़ी रहेंगी सामान्य ताप पर, तो इनके ऊपर धातुओं की, धात्विक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, क्योंकि ये वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है। वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेंगे, वायु तो होती है ना कमरे में, उनके साथ क्या कर लेंगे बच्चा? अभिक्रिया कर लेंगे, और अभिक्रिया करने के बाद इनके ऊपर क्या हो जाएगा? धात्विक ऑक्साइड बन जाएगा। इनके ऊपर धात्विक ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी जो इनकी सुरक्षा करती है। किसके लिए? दोबारा ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया नहीं कर पाता है, पुनः ऑक्सीकरण से बचाती हैं, पुनः ऑक्सीकरण से बताती हैं। धात्विक ऑक्साइडों की सतह, धात्विक ऑक्साइडों की पतली परत जो होती है ना, वह इनको पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है। अपन ने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि जब मैग्नीशियम के फित्ते को हम गर्म करते हैं ना, जलाते हैं, तो उसको रगड़ करके साफ करते हैं। क्यों करते हैं भैया? कि मैग्नीशियम का फित्ता पड़ा रहता है, तो ये क्या करता है? उसके साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है और उसके ऊपर एक पतली परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाने के लिए इसको अपन क्या करते हैं? रगड़ते हैं, रगड़ते हैं, इसलिए वो परत क्या हो जाती है बच्चा? हट जाती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये पुनः ऑक्सीकरण से उसको क्या करती है? रोकती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट और क्या खास बात है कि गर्म करने पर, ये ध्यान में रखना, सत्य असत्य में आप लोगों से पूछ सकते हैं, या कोई नॉर्मल बात है कि क्या होगा कि लोहे को गर्म करते हैं तो आग नहीं पकड़ता है, दहन नहीं होता उसका, आग
नहीं पकड़ता है कि गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है। आप गर्म कर लीजिए लोहे के सरिये को, आग नहीं पकड़ेगा, दहन नहीं होगा उसका, जैसे होली का दहन होता है। लेकिन अगर बर्नर की ज्वाला पर, बर्नर जल रहा है, उसकी ज्वाला पर लोहे का चूर्ण डालेंगे ना तो वह तेजी से जलने लग जाता है। यह भी आप खास बात ध्यान में रखेंगे कि बर्नर की ज्वाला पर ऐसी धातु का नाम बताइए जिसका दहन नहीं होता है, लेकिन जब उसका चूर्ण बर्नर की ज्वाला पर डालते हैं वो तेजी से जलने लग जाता है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? आयरन या लोहा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, गर्म करने पर कॉपर का दहन नहीं होता, कॉपर का भी नहीं होता, वो भी नहीं जलता होली का दहन की तरह। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? काले रंग की परत चढ़ जाती है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यह आपको पता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ऐसी धातुएं जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, हमेशा चमकती रहती है, उसके ऊपर कोई ऑक्सीजन की परत, धात्विक ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ती, वह कौन सी है? सोना सोना। ठीक है, सोना सोना, सोना व चांदी, सिल्वर व गोल्ड अधिक ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको पता ही है सोडियम जो है, वो जो धातु के नमूने हमने लिए हैं उनमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको वायु में दहन करने से हमें, जैसे जिंक है, फेरस है, लेड है, कॉपर है, इनकी अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है कि कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी कम अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है, लेकिन इन धातुओं का हमें पता नहीं पड़ता है। तो बच्चा, ये थी कुछ खास बातें इस टॉपिक की, ध्यान में रखेंगे, आप तैयारी को मजबूत करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।